अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया के बारे में बात करूँगी। आप सभी जानते हैं कि थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है और इसके हवाले से रिसेंटली इसी मंथ में बहुत सारी कैंपिंग्स वगैरह भी हो रही हैं और बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने अपना भरपूर किरदार अदा किया इस सिलसिले में। इसके क्योर के सिलसिले में फ्री कैंपिंग्स की गई हैं। तो इसी के हवाले से मैं आपको गाइडलाइन दूंगी और मुकम्मल इस वीडियो में आपको अवेयरनेस दूंगी कि थैलेसीमिया क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिए। तो सबसे पहले ये कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये एक ब्लड डिसऑर्डर है और सबसे बड़ी बात कि इनहेरिटेड डिजीज़ है। आई मीन टू से कि कंजेनिटल डिसऑर्डर है और जेनेटिक लेवल पर इसमें चेंजेस आ जाती हैं, जीन्स मुतासिर होते हैं, कहने का ये मतलब है। तो जब तक हम थैलेसीमिया को मैथमेटिकली डील नहीं करते उस वक्त तक हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए आपको ये बताती चलूँ कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन होती है, इसका नॉर्मल लेवल से कम बनना, बॉडी में जब इसकी कम मिकदार बनती है और उसकी वजह से हमारे RBCs ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते और जल्दी से उनकी डिस्ट्रक्शन होने लगती है, तो फिर थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया से मज़ीद जो कॉजेज़ होती हैं उनसे एनीमिया हो सकता है, पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और सबसे बड़ी बात ये कि पेशेंट फटीग्ड रहता है, यानी हर वक्त थकावट का शिकार रहता है। सेकेंडली आपसे ये बात बताती चलूँ कि इसकी मेन 2 टाइप्स हैं, जिसमें अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। और फिर इसी तरह अल्फ़ा थैलेसीमिया की भी फर्दर टाइप्स हैं और बीटा थैलेसीमिया की भी फर्दर टाइप्स हैं। इसकी अदर 4 टाइप्स के हवाले से आपको बताती चलूँ कि नंबर 1 पे अल्फ़ा थैलेसीमिया आता है, जिसे हम साइलेंट कैरियर कहते हैं। सेकेंडली अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है, जिसे कैरियर कहा जाता है। और थर्डली हीमोग्लोबिन एज डिजीज़ होती है और फोर्थ पे आ जाता है अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर। अब हम ये बात कर लें कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जेनेटिक लेवल पे ये प्रॉब्लम होता है, तो मीन्स के प्रॉब्लम जीन्स में होती है और ये 2 ही जीन्स होते हैं जो मुतासिर होते हैं, HBB1 और HBB2। ये 2 जीन्स हैं जिनमें म्यूटेशन आ जाती है, इनमें डिफॉर्मिटी होने लगती है, एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है और इसकी वजह से पेशेंट को थैलेसीमिया हो जाता है। अब चूंकि ये इनहेरिटेड डिजीज़ है तो इसमें ये चीज़ याद रखिए कि पेरेंट्स में से किसी एक को अगर थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया की हिस्ट्री है, तो फिर आपके बच्चे को ज़रूर थैलेसीमिया हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से। तो सिम्टम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बोन डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, यानी कि हड्डियों की साख्त में तब्दीली आने लगती है और स्पेशली फेस की जो होती हैं बोन्स, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है। इसके अलावा पेशेंट को यूरिन डार्क होता है, डिलेड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट में फ़र्क आ जाता है, हेडेक्स रहते हैं पेशेंट को, येलो और पेल स्किन होती है, यानी कि जॉन्डिस हो जाया करता है, एक्सेसिव टायर्डनेस होगी और फटीग होगी, थकावट ऐसी जो बिल्कुल ठीक ही नहीं होती। फिर डिजीनेस और फेंटनेस होती है, पेशेंट गशी की तरफ चला जाता है, बेहोशी होने लगती है और ससेप्टिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है बार बार इन्फेक्शंस के लिए। इसके अलावा आप अगर चेक करेंगे तो पेशेंट के हाथ और पांव ठंडे रहते हैं, उसे चेस्ट पेन भी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेस्ट भी होती है, यानी ब्रेथ जो है उसमें शॉर्टनेस होती है, लेग क्रैम्प्स होते हैं। इसके अलावा रैपिड हार्ट बीट होती है। ये चीज़ें आप देखेंगे इसमें। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस के हवाले से। तो डायग्नोसिस के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें ब्लड सैंपल के ज़रिए पता चलता है। फिर एबनॉर्मलिटी देखते हैं शेप्ड में, यानी RBCs की शेप अगर एबनॉर्मल है तो ये साइन है थैलेसीमिया का। इसके अलावा अगर स्प्लीन बहुत ज़्यादा सीवियरली इनलार्ज्ड हो गई है, देन हमें फिर भी फोकस करना चाहिए थैलेसीमिया की तरफ। जी, अब बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट के हवाले से। तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में अगर बात की जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स किए जाते हैं, मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स के ज़रिए इसे क्योर किया जाता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है और सर्जरी के ज़रिए स्प्लीन या फिर गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है।
तमाम प्रॉब्लम्स का डाइट के ज़रिए भी इलाज किया जाता है, और इसके हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर किसी को थैलेसीमिया है तो वो लो फैट डाइट ले, और इसके अलावा वो डाइट ले जिसमें आयरन रिच फूड्स हों, लाइक फ़िश है, मीट है। फिर फॉलिक एसिड बेस्ड जो है डाइट को लिया जाए तो ये उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लाइक लीफी ग्रीन्स प्लांट्स, पालक है, ठीक है। इसी तरह से मेथी है, इस तरह की ग्रीन जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं। विटामिन बी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो सपोर्ट करता है आयरन रेजिस्टेंसेस को, और ये अच्छा होता है। अब बात करते हैं हम अपनी होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम म्याज़मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें कार्सिनोसिन या ट्यूबर दी जाती है, और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू म्याज और भी मेडिसिन दी जाती हैं, तो डील किया जाता है इसको। फिर इसके बाद आ जाती हैं वो मेडिसिन जो ब्लड लेवल को ठीक करती हैं और डिस्ट्रक्शन को रोकती हैं। उसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें पल्सा है, सिनेनथस है, फिर फेरमेट है, चिनिनम सेल्फ है, चिनिनम आर्स है, नेट्रम म्योर है, फास्फोरस है। और रेडियम और एक्सरे को कभी ना भूलें, जब कि ये डिस्ट्रक्शन लेवल तक चला गया हो बोन्स की, तो फिर थैलेसीमिया में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। आइंदा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।